दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की वीडियो में मैं आपके सामने दो ऐसी बड़ी खबरें लेकर आया हूं जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां एक चुने हुए सांसद के साथ जो हुआ वो शायद आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा ऐलान कर दिया कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी शुरू हो गई है। चंद्रशेखर आजाद 4 जून से अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस यात्रा का सीधा असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। लेकिन रुकिए, इन दोनों खबरों में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आपके लिए अंत में एक ऐसी खबर है जिसने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की तस्वीरों ने पूरे देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। मामला है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का सोनारपुर इलाके का। तारीख 30 मई यानी कल का शनिवार, टीएमसी के दिग्गज सांसद अभिषेक बनर्जी, जो डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं और जिन्हें पार्टी का नंबर 2 माना जाता है, वो सोनारपुर पहुंचे थे चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। सोचिए, एक सांसद जो लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि है, जब अपनी ही पार्टी के पीड़ित कार्यकर्ताओं के घर जाता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही अभिषेक बनर्जी राजपुर, जो कि सोनारपुर म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 9 में आने वाले कमरबाद इलाके में पहुंचे, अचानक एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये भीड़ ज्यादातर स्थानीय महिलाओं की थी और फिर वहां जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पत्थर बरसाए गए, अंडे फेंके गए, जूते मारे गए। भीड़ ने अभिषेक बनर्जी पर लात घूंसों से हमला करने की कोशिश की। एक स्ट्राइप टी शर्ट पहने हुए लड़के ने 3 बार उन पर हाथ साफ किया। आखिरी बार जो उसने जोरदार मुक्का अभिषेक बनर्जी की पीठ पर पीछे से जड़ दिया। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, भीड़ ने अभिषेक बनर्जी को चोर चोर कहकर नारे लगाए और उन्हें बांग्लादेशी तक कह डाला। एक चुने हुए सांसद को बांग्लादेशी कहना, ये कितनी शर्मनाक बात है। आप खुद सोचिए, हालत ये हो गई कि अभिषेक बनर्जी की शर्ट फट गई और पुलिस ने उन्हें हेलमेट पहनाकर इलाके से बाहर निकाला। जरा सोचिए, एक सांसद को अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट पहनना पड़े, ये किस तरह की कानून व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, जब ये हमला हो रहा था तब पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था? अभिषेक बनर्जी ने खुद इस बात पर सवाल उठाया कि हमले के वक्त पुलिस मौजूद नहीं थी। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। उन्होंने कहा कि लुक व्हाट दे हैव डन टू मी, दिस वाज प्री प्लान्ड, दे वांट टू किल मी। यानी देखो, इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, ये पहले से प्लान था, ये मुझे मार डालना चाहते हैं। और दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने हमलावरों के सामने जो बात कही वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरा गला भी काट दो तो भी मुझे डराने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। इतनी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें गर्दन, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत थी। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद हॉस्पिटल पहुंची और रात करीब 8:15 बजे से 11 बजे तक अभिषेक बनर्जी मेडिकल सुपरविजन में रहे। डॉक्टरों ने कई टेस्ट और स्कैन कराने की सलाह दी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की एक पुरानी आंख से जुड़ी मेडिकल कंडीशन भी है। और दोस्तों, यहाँ एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी के सर पर क्रिकेट का हेलमेट नहीं होता तो उन्हें जानलेवा सर की चोट लग सकती थी। मतलब एक सांसद आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वक्त रहते हेलमेट पहन लिया था। ये कितनी डरावनी बात है, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया की। ममता बनर्जी ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, रूलर्स बिकेम किलर्स, शेम ऑन यू बीजेपी। यानी शासक हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि जिन लोगों ने हमला किया है वो बीजेपी के लोग थे। ये पूरा हमला बीजेपी प्रायोजित था। और दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखिए, अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार है। मई 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीती, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई, जो 15 साल तक राज्य पर शासन कर चुकी थी। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। मतलब बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद थी। और अब हालत यह है कि सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ और एक विपक्षी सांसद पर सरेआम हमला हो जाता है। ये कैसी कानून व्यवस्था है?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है और पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही। और दोस्तों, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई कांग्रेस से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, सोनारपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ वो बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये उन लोगों पर हमला है जिन्होंने उन्हें चुना है, और उस लोकतंत्र पर हमला है जो हमारी साझी विरासत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना चेहरा है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। उन्होंने केंद्र और पश्चिम बंगाल दोनों सरकारों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हमले पर बयान दिया। खड़गे ने कहा कि एक प्रमुख विपक्षी नेता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा न मिलना बीजेपी की बदले की राजनीति को दिखाता है। टीएमसी की सुष्मिता देव ने इस हमले को पूर्व नियोजित और सोची समझी साजिश बताया, और टीएमसी की सागरिक घोष ने पुलिस पर सीधा सवाल उठाया कि जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हो रहा था तब पुलिस कहां थी। दोस्तों, अब जरा दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। अगर ये हमला बीजेपी के किसी सांसद के साथ हुआ होता तो क्या होता? पूरी बीजेपी सड़कों पर उतर आती, फांसी की मांग होती, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग होती। पूरा गोदी मीडिया दिन रात सिर्फ यही दिखाता। लेकिन यहां एक चुने हुए विपक्षी सांसद पर सरेआम हमला हुआ है और सत्ता पक्ष की तरफ से अब तक कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहां हैं? क्या वो इस घटना की निंदा करेंगे? क्या वो देश को ये बताएंगे कि ऐसी घटनाएं हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी कलंक है? और अगर एक सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो पश्चिम बंगाल की आम जनता का क्या हाल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि जिस दिन अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ उसी दिन उन्हें पश्चिम बंगाल सीआईडी की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया था। ये नोटिस फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यानी एक तरफ हमला, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई की धमकी, ये सब एक साथ हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो अपने वकीलों से सलाह करेंगे और उचित जवाब देंगे। तो दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है। क्या लोकतंत्र में किसी सांसद पर इस तरह सरेआम हमला होना चाहिए? क्या पुलिस का काम सिर्फ सत्ता पक्ष की रक्षा करना है? क्या विपक्ष के नेताओं को सुरक्षा का अधिकार नहीं है? ये सवाल पूरे देश की जनता को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर पर, जो उत्तर प्रदेश से है और जिसने भाजपा के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। दोस्तों, बात कर रहा हूं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद इस समय जबरदस्त एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 4 जून से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यह यात्रा बिजनौर से शुरू होगी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई की शुरुआत करेगी। और दोस्तों, यह यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की योजना है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेंगे। यह यात्रा पूर्व से पश्चिम तक पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करेगी। मतलब चंद्रशेखर आजाद ने एक तरह से अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और जानते हैं उनकी प्रेरणा कौन है? तमिलनाडु के सुपरस्टार जोसेफ विजय। जी हां, हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके की शानदार जीत से प्रेरित होकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ये सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। मतलब जो विजय ने तमिलनाडु में किया, चंद्रशेखर आजाद वही करिश्मा उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहते हैं। और दोस्तों, ये यात्रा एक दिन की नहीं है। पार्टी के एक सीनियर पदाधिकारी ने बताया है कि ये यात्रा अलग अलग चरणों में सितंबर तक चलती रहेगी। मतलब लगातार 3-4 महीने तक चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। और इस यात्रा के दौरान चंद्रशेखर आजाद बेरोजगारी, शिक्षा, कानून व्यवस्था, दलित उत्पीड़न, किसानों की समस्याएं और सामाजिक न्याय जैसे तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच रूबरू होंगे। और सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद ने इशारा किया है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी इस बार स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। मतलब किसी से गठबंधन नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये गठबंधन में सीट बंटवारे के वक्त बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसीलिए 2024 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और नगीना से जीत हासिल की। उनका कहना है कि नगीना की जनता बीजेपी का एक विकल्प ढूंढ रही थी और मैं वो विकल्प बनकर उभरा। इसी तरह पूरे राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं। जो भी मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा उसे जनता का समर्थन मिलेगा। और दोस्तों, यहां एक बात समझिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। दलित
जो चंद्रशेखर आजाद के कोर वोटर हैं वो उत्तर प्रदेश की आबादी का 21% हैं। ये एक बड़ा हिस्सा है। पहले इस वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था, लेकिन वर्षों से ये बेस लगातार कमजोर हुआ है। अब चंद्रशेखर आजाद इस दलित वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये सपा कांग्रेस के पीडीए गठबंधन के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उन्हें भी सुनिए। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित समाज को इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प नारा दिया है, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। हम नौजवानों के बीच में जाके पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछो, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। जैसे याद है ना मंडल कमीशन, काशीराम साहब ने क्या कहा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो क्या तो कुर्सी छोड़ो या नौजवानों को रोजगार दो। युवा मांगे रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। कब तक भ्रष्टाचार की भेंट करेंगे? संविधान बचाओ, सामाजिक न्याय दिलाओ। सत्ता परिवर्तन अब की बार बहुजन होगा हुक्मरान। पूरे प्रदेश में यात्रा जाएगी, पूरे प्रदेश के लोगों से अपील करेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव, गली-गली जाके उत्साह के रूप में अगले 8 महीने इस उत्साह को मनाएंगे। और इस उत्साह को सरकार जानती है, क्योंकि 2024 में नहीं लड़े थे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में। तो सरकार जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी की पकड़ क्या है, इसलिए तो पंचायत चुनाव नहीं कराया। क्या दिक्कत थी पंचायत चुनाव न कराने में? क्या सरकार को नहीं पता था कि राष्ट्र आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना पड़ेगा? फिर क्या हुआ कि आप नहीं बना पाए? क्योंकि आप चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको पता है चुनाव होगा, रिजल्ट आपके खिलाफ आएगा, तो फिर जनता के मन में संदेश बनेगा कि सरकार जाने वाली है। आप जबरन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश करोगे तो कड़ा विरोध होगा। विरोध से बचने के लिए आप इसको चुनाव के बाद ले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप पुनः शाम दाम दंड बेच छल कपट लगा के और कोई ऐसी योजना ला के कि महिलाओं को पैसे देने की, आप वोट को लूटने का, खरीदने का प्रयास करोगे और फिर सत्ता के आधार पर दमन करके चुनाव को लूटने का प्रयास करोगे। इसलिए आप चुनाव को पीछे ले जाएंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी ये होने देगी ना। ही अस्थि कलश वहां से हटाने दिए जाएंगे, ना ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को और कर्मचारियों को अपमानित होने दिया जाएगा। सबको साथ लेकर आजाद समाज पार्टी आगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का ये अंदाज, ये मुखर तेवर, ये जोश, इसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्योंकि अगर दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की तरफ चला गया तो बीजेपी की 2027 की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जो जीत दर्ज की थी वो छोटी मोटी जीत नहीं थी। उन्होंने 1,51,473 वोटों के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। मतलब जनता का मूड क्या है ये साफ दिख रहा है। और चंद्रशेखर आजाद की उम्र अभी सिर्फ 38 साल है। मतलब एक नौजवान नेता जिसके अंदर जोश है, जुनून है और जिसके पास एक स्पष्ट विजन है। अब बात करते हैं इन दोनों खबरों को जोड़ने वाली एक बात की। चंद्रशेखर आजाद ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि एक सांसद पर इस तरह का हमला लोकतंत्र पर हमला है। ये बात साफ दिखाती है कि पूरा विपक्ष अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होता जा रहा है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे अखिलेश यादव हो या चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये सब एक साथ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल, क्या पश्चिम बंगाल पुलिस अभिषेक बनर्जी पर हमले करने वालों को गिरफ्तार करेगी? क्या उन्हें सजा मिलेगी या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? दूसरा सवाल, क्या नई शुभेंदु अधिकारी की सरकार पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बहाल कर पाएगी? जिस अराजकता को खत्म करने के नाम पर सरकार बनी थी, क्या वो अराजकता अब बढ़ती चली जाएगी? और तीसरा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वो खतरा बन पाएगी जिसकी कल्पना की जा रही है? क्या वो जोसेफ विजय की तरह करिश्मा कर पाएंगे? और चौथा सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की निंदा करेंगे? क्या वो विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा बयान देंगे? ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। दोस्तों, एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी इस बार पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। मतलब हर सीट पर उनकी पार्टी की मौजूदगी होगी और जब हर सीट पर एक नई पार्टी मैदान में उतरेगी तो वोट बटेगा और इसका सीधा फायदा या नुकसान किसी ना किसी को होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से सपा कांग्रेस के पीडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक का एक हिस्सा पीडीए के साथ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनकर उभरते हैं तो बीजेपी विरोधी वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगले कुछ महीने बहुत दिलचस्प होने वाले हैं।
और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहां भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। टीएमसी जिस तरह से सड़कों पर उतर रही है और जिस तरह से पूरा विपक्ष इस हमले की एकजुट तरीके से निंदा कर रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ने वाला है। एक बात और, अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा है कि वो उस इलाके से तब तक नहीं जाएंगे जब तक स्थानीय पुलिस पीड़ित परिवारों को सुरक्षा नहीं देती। मतलब वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ये दिखाता है कि एक नेता के अंदर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कितनी संवेदना होती है। दोस्तों, अंत में आपसे यही कहूंगा कि लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं है। एक सांसद पर सरेआम हमला ये किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, युवाओं, दलितों, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है कि लोकतंत्र में नए विकल्प उभर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हैं इन दोनों खबरों के बारे में? क्या अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।